दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण जैसे रिट की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, पटवार एग्जाम है, इसके अलावा एलडीसी है या फिर कोई एसआई की एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए एकदम से इम्पोर्टेंट है। और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो भी है जो अनेक टीचरों के द्वारा यूट्यूब पर डाले हुए, उन्हें सारे वीडियो को देखा मैंने और देखने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि जिस हिसाब से उन टीचरों ने हिंदी व्याकरण जो पढ़ाई है, ऐसा लग रहा है कि उस हिंदी व्याकरण को पढ़ने के बाद में तो कोई भी स्टूडेंट 5% भी एकदम सही नहीं कर पाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो हिंदी व्याकरण से संबंधित मैटर था, उस सारे मैटर को विस्तारित पढ़ाने की बजाय एक छोटे से रूप में, यानी कोई भी एक ऐसा वीडियो जो 1 घंटे में पूरा होना चाहिए, एक टॉपिक जो 1 घंटे में पूरा होना चाहिए, उस टॉपिक को लास्ट 10 या 15 मिनट में पूरा करवा दिया। इसका मतलब 10 या 15 मिनट में मैटर कितना दिया है। आज हम हिंदी व्याकरण को सारी एग्जाम, जो भी कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आता है, उन्हें सारी एग्जाम के लेवल को लेकर हिंदी व्याकरण को हम एक अलग तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से और विस्तारित रूप से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे करते हैं हिंदी व्याकरण में इस व्याकरण शब्द की। ये व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द वी और आ उपसर्ग, वी और आ उपसर्ग, संस्कृत की क्री धातु, क्री धातु एवं हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है। हिंदी के अन प्रत्यय के योग से बना है कि व्याकरण शब्द, ये व्याकरण शब्द में वी और आतो उपसर्ग है, इसके अलावा क्री धातु है एवं हिंदी का अन्न एवं संस्कृत का ल्यूट प्रत्यय। हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करेंगे। हिंदी व्याकरण में यदि धातु की बात करें तो हिंदी व्याकरण में जो धातु होती है वो संस्कृत की तरह धातु नहीं होती है। हिंदी व्याकरण में धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो व्याकरण शब्द वी और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना। कि व्याकरण जो शब्द है उसमें वी और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय के योग से बना है, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित करना। यदि उपसर्ग और प्रत्यय की बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश मात्र ही होते हैं। क्या होते हैं? दोनों शब्दांश मात्र ही होते हैं। कि उपसर्ग और दोनों शब्दांश मात्र ही होते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग क्या करता है? मूल के पहले जुड़ता है, मूल शब्द के पहले जुड़ता है और पहले जुड़कर एक नवीन शब्द बनाता है। क्या करता है? एक नवीन शब्द बनाता है और नवीन शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन देता है। कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है और पहले जुड़ है और नए शब्द की रचना करके उसके अर्थ में परिवर्तन। शब्द की बात करें, ये हार मूल शब्द है, इसके अलावा ये हार भी मूल शब्द है और ये हार भी मूल शब्द है, जिसका अर्थ अजय भी हो सकता है। ये उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। क्या करता है? मूल शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे हार में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, नया शब्द आहार बना और आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन होता है। इसी प्रकार हार के पहले हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया और नया शब्द बना विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना।
दिया और मूल शब्द बना संहार, और संहार का होता है मारना या फिर आक्रमण। तो उपसर्ग जो प्रत्यय शब्दांश मात्र होते हैं, ये उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। ये जो मूल शब्द था और इस मूल शब्द के पहले जुड़ गया, पहले जुड़ने के बाद में क्या करता है, नवीन शब्द यानी एक नया शब्द बनाता है। हार है, 3 शब्द लिखे हुए, तीनों का अर्थ पराजय स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो नया शब्द बना, नया शब्द बनते उसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये क्या कहलाता है, ये उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय, ये प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ता है और बाद में जुड़कर क्या करता है, एक नवीन शब्द बनाता है। जैसे समाज मूल शब्द है और मूल शब्द के बाद में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया। क्या कर दिया, एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो नवीन शब्द बना है, वो क्या बना है, वो सामाजिक बना है। और जो समाज से संबंध रखने वाला होता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक कहलाता है। इसके अलावा मूल शब्द भारत और ईए प्रत्यय जोड़ दिया। क्या कर दिया, ईए प्रत्यय जोड़ दिया और मूल शब्द क्या बना है, भारतीय, यानी भारत से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। तो व्याकरण शब्द में वी और आ दोनों उपसर्ग है, क्री धातु है एवं अन प्रत्यय है। ठीक है, वर्तमान समय में जैसे एग्जाम लगी थी और एलडीसी की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा शब्द, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसमें भी एक प्रश्न पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, जिसमें उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और साथ में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द में भी उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो वी और आ उपसर्ग क्री धातु है, इन सब के योग से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित करना। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों शब्दांश मात्र होते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, अर्थ में परिवर्तन करता है। प्रत्यय क्या करता है, प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़कर नया शब्द बनाता है और नया शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब हम धातु के बारे में अध्ययन करें तो हिंदी व्याकरण में जो धातु होती है वो संस्कृत की तरह नहीं चलती है। हिंदी व्याकरण में जो धातु होती है वो धातुएं संस्कृत की तरह नहीं चलती है। तो फिर हिंदी व्याकरण में धातु बनाई जाती है और इस धातु का जो अध्ययन है हम क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिया, क्रिया पढ़ेंगे, वहां पर करेंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम यहां पर प्राप्त कर लेते हैं कि धातु होती क्या है। क्रिया की जो रचना होती है, किसकी रचना, इस क्रिया की जो रचना, क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है और धातु में का पता लगाने के लिए वाक्य में जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है, वाक्य में उस कार्य को करने वाला कर्ता होता है। इस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं और तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। कि धातु की रचना, क्रिया की रचना किसी धातु से होती है, क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। पता लगाने के लिए वाक्य में जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है उस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं, तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं और तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को क्या करते हैं, हम आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। और आज्ञार्थक वाक्य बनाने के बाद में जो स्थिति निकल के आती है, आज्ञार्थक करके हम किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, फिर जो स्थिति निकल के आती है वो धातु मानी जाती है। और जो भी धातु निकल के आती है उसमें वो क्रिया बन जाती है। जैसे मुकेश पुस्तक पढ़ता है, मुकेश पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, तो कर्ता के स्थान पर हमें क्या करना है, देना है। किसके स्थान पर,
कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग। तो कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर दिया। क्रम में हमें किसी प्रकार का बदलाव करना नहीं है, तो पुस्तक को हमने वैसे के वैसे लिखना है। और तू वाक्य को क्या करना है, हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। क्या करना है, हमें आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो तू पुस्तक पढ़, तो इसमें धातु कौन सी होगी, और जो भी धातु निकल के आते हैं उसमें ना जोड़ते ही वापस क्या बन जाती है, वो क्रिया। तो पढ़ना होगी, और धातु कौन सी होगी, पढ़ धातु होगी। तो क्रिया की रचना किसी धातु से होती है, और धातु का जब हम पता लगाते हैं तो धातु का पता लगाने के लिए कर्ता होता है, उस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण वाक्य को करते हैं आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं, कि सामने वाले व्यक्ति को क्या देते हैं, हम आज्ञा या आदेश देते हैं। आज्ञार्थक वाक्य बनाने के बाद जो स्थिति निकल के आती है वो क्या मानी जाती है, धातु मानी जाती है। तो इस आधार पर जो व्याकरण शब्द है, ये व्याकरण शब्द और उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना। ठीक है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि हम व्याकरण की जो परिभाषा है, उस व्याकरण की हम एक उचित परिभाषा दे सकते हैं कि व्याकरण एक प्रकार शास्त्र है, कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है। शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है। शब्द का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है, कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालक को शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान है। शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उस शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान करवाया जाता है। इसके अलावा शब्द का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। साथ ही शब्द का शुद्ध वाक्य में उस शब्द का शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालक को शब्द के संबंध में, जब बालक शब्द का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने लग जाता है, उन्हें सारे को किसके अंतर्गत सिखाया जाता है, व्याकरण के अंतर्गत सिखाया जाता है। और जिससे व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है, यानी कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जानने लग जाता है, तो व्याकरण को जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ये प्रश्न जो पीछे वाले रीट की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था, व्याकरण को जानने वाला कहलाता है। जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण के नाम से जाना जाता है, कि जिस व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान होता है, व्याकरण को जानता है, तो व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं, व्याकरण के नाम से पुकारते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है,
इसके अलावा जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द में हमें यह भी जान लेना है कि व्याकरण शब्द है ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। यदि लिंग के आधार पर बात करें तो ये व्याकरण शब्द है, लिंग के आधार पर ये व्याकरण शब्द पुल्लिंग माना जाता है। लिंग के आधार पर ये व्याकरण शब्द क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है। इसके अलावा कुछ साहित्यकार, कुछ विद्वान हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत, जिन्होंने क्या किया है, इस व्याकरण को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। एक विद्वान है जिनका नाम है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है कि यदि जो हमें शब्दों का प्रयोग करते हैं व्याकरण के अंतर्गत, और उन शब्दों का यदि व्यवस्थित और अनुशासित रूप, शब्दों का यदि व्यवस्थित और अनुशासित रूप यदि हमें देखने को मिलता है, तो वो अनुशासित रूप हमें कहां पर देखने को मिलता है? अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और विद्वान की बात करें जिसका नाम था किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहकर पुकारा है कि व्याकरण को भाषा का भूगोल माना जाता है। अर्थात किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को सीखने का, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग, किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग व्याकरण माना जाता है। किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग क्या माना जाता है? व्याकरण माना जाता है। और इस व्याकरण को किशोरीलाल गोस्वामी ने मेरुदंड की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? मेरुदंड की संज्ञा दी है। महर्षि पतंजलि ने स्वीकार किया कि व्याकरण शब्दानुशासन है, कि व्याकरण के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? शब्दों का अनुशासित रूप देखने को मिलता है। ने क्या स्वीकार किए कि व्याकरण भाषा का भूगोल है, अर्थात किसी भी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा मार्ग है। यदि हम हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं और हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले किसको सीखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो भाषा मार्ग क्या माना गया? व्याकरण माना है। और ये किसने माना है? ये किशोरीलाल गोस्वामी ने माना। को किसकी संज्ञा दी है? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की संज्ञा दी है कि भाषा को सीखने की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन होती है? वो व्याकरण होती है। अर्थात जब तक विद्यार्थी को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भाषा का शुद्ध उच्चारण करना बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। इसके अलावा बात करें हम वेद शास्त्र की। वेद शास्त्र वेद शास्त्र के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए हैं। वेद शास्त्र के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए हैं। किसके? वेद शास्त्र के। वेद शास्त्र के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए और इन 6 अंगों की बात करें वेद शास्त्र के, वेद शास्त्र और वेद शास्त्र के कुल कितने अंग? 6 अंग। 6 अंगों की बात करें तो 6 अंगों में एक अंग किसको स्वीकार किया गया है? व्याकरण को वेद शास्त्र का एक अंग माना गया है। और वेद शास्त्र में व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मुख की संज्ञा दी गई है। जैसे कि जब एक शरीर का निर्माण होता है, शरीर के निर्माण में हाथ, पैर, मुख
आंख, नाक, कान है, सबका संयोग होता है, विभिन्न अंग होते हैं, अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मुख्य रूप से 6 अंग माने गए थे, 6 अंगों को मिलाकर इस वेद शास्त्र का निर्माण किया गया था। तो उसमें एक अंग क्या माना गया था? व्याकरण माना गया था। और वेद शास्त्र व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई है? मुख की संज्ञा दी गई है। दोस्तों एक बार फिर से बात करते हैं, व्याकरण जो शब्द है, ये व्याकरण शब्द वी और आ उपसर्ग क्री धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है। योग से बना है, वी और आ तो उपसर्ग है, क्री धातु है और इसके अलावा अन प्रत्यय है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यवस्थित करना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित करना। अर्थात ये व्याकरण किसको व्यवस्थित करता है? हम ऐसा कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शब्द की शुद्ध उत्पत्ति, शब्द का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं बालकों को शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। कि शब्दों का शुद्ध प्रयोग किस आधार पर होता है, इसकी व्यवस्था कहां पर की गई है? इसकी व्यवस्था व्याकरण के अंतर्गत की गई है। व्याकरण का विद्वान है, उस व्याकरण के जानने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता है? व्याकरण के नाम से जाना जाता है। यदि लिंग की बात करें तो लिंग के आधार पर जो व्याकरण शब्द है ये क्या माना जाता है? लिंग के आधार पर ये व्याकरण शब्द पुल्लिंग माना जाता है। व्याकरण के संबंध में जो मत प्रस्तुत किए उसमें सबसे पहला मत महर्षि पतंजलि ने दिया, और महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा है कि यदि शब्दों का व्यवस्थित रूप है हमें देखना है तो शब्दों का जो व्यवस्थित रूप है वो हमें कहां पर दिखाई देता है? व्याकरण के अंतर्गत दिखाई देता है। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को भाषा का कहकर पुकारा है, सिद्ध किया है कि किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भी भाषा को, हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात करें तो किसी भी भाषा को सीखने का जो सबसे अच्छा मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? वो सबसे अच्छा व्याकरण माना जाता है। और किशोरीलाल गोस्वामी ने व्याकरण को किसकी संज्ञा दी है? मेरुदंड की संज्ञा दी है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बात करते हैं कि इस व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग के संबंध में आज तक किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि व्याकरण के मुख्य रूप से कुल कितने अंग माने जाते हैं। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग मानेंगे? 3 अंग मानेंगे। विचार, दूसरा है शब्द विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग मानेंगे? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग मानेंगे। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, वर्ण विचार में वर्ण की जो व्याकरण की जो शुरुआत होती है, किस व्याकरण
की जो शुरुआत होती है वो वर्ण से मानी जाती है। व्याकरण की शुरुआत किससे होती है? वर्ण से मानी जाती है। सबसे पहले वर्ण, वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अक्षर। अक्षर के बाद में शब्द, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य, और वाक्य के बाद में वाक्यांश, वाक्य के बाद वाक्यांश। तो हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत होती है वो किससे मानी जाती है? वो वर्ण से मानी जाती है। तो अब हमारे सामने प्रश्न यही निकल के आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, आरडीसी की एग्जाम लगी थी, उसका जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में ये वर्ण की परिभाषा पूछी भी जा चुकी है। हम यहां पर हिंदी भाषा की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या फिर इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और इकाई वर्ण तो कहलाती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम मुख से किसी भी प्रकार की कोई आवाज वगैरह निकालते, जैसे सीटी वगैरह मारते हैं, तो क्या हमने मुख से सीटी मारी है और वो छोटी से छोटी इकाई है, तो क्या वो सीटी मारना भी वर्ण कहला सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि और ये इकाई होती है, ये कैसी होनी चाहिए? ये सार्थक होनी चाहिए, इसका कोई न कोई अर्थ जरूर निकलना होना चाहिए। यदि अर्थ निकलता है तो वो ध्वनि या फिर इकाई क्या मानी जाती है? वर्ण मानी जाती है। कि अर्थात ऐसी ध्वनि, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन, ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिए जाने के बाद आगे अन्य कोई विभाजन, आगे अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है, तो वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो वह ध्वनि क्या कहलाती? वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है जिसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा है, तो ध्वनि या इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन, कैसा विभाजन? अंतिम विभाजन, जिसका विभाजन कर दिए जाने के बाद आगे अन्य कोई विभाजन, आगे अन्य कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, तब वह छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती। जैसे जैसे मैं यहां पर क, ख, च, ट और त वर्ण है क्या? ये सारे अक्षर है और हमने क्या करना है? इनका अंतिम विभाजन
क्या करना है, अंतिम विभाजन। का अंतिम विभाजन कर दिए जाने के बाद विभाजन नहीं किया सकता, तब वह ने क्या वर्ण कहलाते। जैसे क प्लस ए, ख प्लस ए, च प्लस ए, ट प्लस ए और त प्लस ए। हमने यहां पर क्या किया, इन सब का अंतिम विभाजन कर के हलंत लगा दिया। हलंत लगाने के बाद में ये तो क च ट त ये तो क्या होगी, ये तो वर्णों के मेल से बने होते, तो ये तो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस क के नीचे हलंत लगाकर इससे अलग कर दिया, तो ये क नहीं होकर क्या होगी, ये क की ध्वनि होगी। यहाँ पर ख नहीं होकर क्या होगी, जब किसी भी अक्षर के नीचे हमने हलंत लगा दिया तो हलंत लगाने के बाद में क्या होगी, वो सबसे छोटी ध्वनि होगी और इसका हम आगे और कोई विभाजन नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारी ध्वनियां क्या कहलाती है, ये सारी ध्वनियां वर्ण कहलाती है। तो किसी भी भाषा की, हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और वो कैसी होनी चाहिए, सार्थक, यानी उसका कोई न कोई अर्थ निकलना होना चाहिए। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन है, हमने यहाँ पर क्या किया है, इसका अंतिम विभाजन कर दिया है। और अंतिम विभाजन करने के बाद में अब हम इसका अन्य कोई विभाजन नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाता है, ये वर्ण कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इसका भी। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं प्रकार या भेद, वर्णों के भेद, कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के माने जाते हैं, या फिर हिंदी भाषा में कुल कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के माने जाते हैं। इसमें पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, दो मानी जाती है। दो में एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं स्वर वर्ण का, कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण की हम सबसे पहले सामान्य परिभाषा, सामान्यतः मुख से स्वतः है, यानी अपने आप, स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां, सामान्यतः मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर वर्ण कहलाती है। स्वर वर्ण कहलाती है। कि स्वर वर्ण की सामान्य परिभाषा है कि मुख से, यानी हमारे मुख से स्वतः यानी अपने आप। स्वतः का अर्थ क्या होता है, अपने आप। ये उच्चारित शब्द है, ये उच्चारण से बना है। किससे बना है, उच्चारण से बना है। और उच्चारण का अर्थ होता है बोलना। ठीक है,
तो इस परिभाषा को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख से अपने आप बोली जाने वाली ध्वनियां या फिर मुख से स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। परिभाषा को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई भी ध्वनि अपने आप उत्पन्न कैसे हो रही है? तो किसी भी ध्वनि का यदि हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर जो उनके साथ में श्वास वायु निकलती है, ये श्वास वायु की जो उत्पत्ति होती है ये हमारे फेफड़ों से होती है। कहां से होती है? श्वास वायु की उत्पत्ति हमारे फेफड़ों से होती है। लेकिन हमारे मुख में कुछ उच्चारण स्थान होते हैं। किसी भी वर्ण का यदि हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर उनका आपस में घर्षण होता है, आपस में टकराते हैं। लेकिन जब स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्णों का उच्चारण करने के बाद में जो श्वास वायु होती है वो मुख के किसी भी अंग से टकराती नहीं है। उसकी उत्पत्ति क्या से होती है? फेफड़ों से होती है। और सीधी की सीधी क्या होती है? वो मुख से बाहर निकल जाती है। सही भाषा होगी। सामान्यतः मुख से अपने आप है, जब जो श्वास वायु है उसका मुख में आपस में कोई टकराव होता ही नहीं है, तब हमें ऐसा लगता है कि ये अपने आप ही उत्पन्न हो रही है ऐसी ध्वनियां। होने वाली या फिर बोले जाने है अर्थात हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में बिना किसी रुकावट, मुख में बिना किसी बाधा एवं बिना कर्ष के सीधी मुख से बाहर निकल जाती है। सीधी मुख से बाहर निकल जाती है। वर्ण कहलाती है। तो वह स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये सामान्यतः मुख से स्वतः यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। अर्थात हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख में बिना किसी रुकावट यानी उच्चारण करने पर मुख में किसी प्रकार का कोई रुकावट पैदा नहीं होता है, न किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है और न ही हमारे मुख को किसी प्रकार का कोई संघर्ष करना पड़ता है। बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा एवं बिना किसी संघर्ष के सीधे मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह स्वर वर्ण कहलाती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। कितनी मानी? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? जिसमें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ को शामिल है। इसमें यदि इन वर्णों का उच्चारण करके हम देखें, जैसे ए का उच्चारण कर, आप भी यदि ए या आ किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखें, जैसे ए का उच्चारण करने के बाद में कार्य इस परिभाषा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हम ए का उच्चारण करें तो ऐसा लगता है कि ए का जो उच्चारण है वो हमारे मुख में अपने आप हुआ है।
या फिर ए या आ का उच्चारण करने पर जो श्वास वायु हमारे फेफड़ों से उठती है, उस श्वास वायु का हमारे मुख में न तो उस श्वास वायु के प्रति कोई रुकावट पैदा हुई है, न कोई बाधा उत्पन्न हुई है, और न ही हमारे मुख को कोई संघर्ष करना पड़ा है। सीधी वो ध्वनि मुख से बाहर निकल रही है वायु, तो वह आती है, वो स्वर वर्ण कहला। लेकिन इस स्वर वर्णों में जो 11 है, यदि इसमें हम री की बात करें, किसकी बात करें, के बारे में पढ़े, तो री का उच्चारण करने के बाद में हमारे मुख में जो जीवा का आगे वाला भाग है, वहां पर कंपन भी हो रहा है, और कंपन के साथ में बाधा भी उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? बाधा भी उत्पन्न हो रही है। तो क्या ये अपवाद माना जा सकता? ऐसा नहीं है। यदि री में कोई प्रश्न पूछा जाता है कि री स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण है, तो स्वर वर्ण ही माना जाता है। क्यों? स्वर वर्णों का वर्गीकरण है, स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सॉरी, महर्षि पाणिनि के द्वारा। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया था। पाणिनि ने प्रातः काल, कब? प्रातः काल, प्रातः काल मुर्गे की आवाज सुना, समय का केवल 4 ही बजे बोला करता था। फिर इसके साथ में भी किसी प्रकार की कोई घटना घट गई, और घटना घटने के बाद में ऐसा अवधारणा किंवदंती जनश्रुति है कि इसको श्राप दे दिया गया था, और उस श्राप के माध्यम से इसका जो बोलने का टाइम था वो पूरा का पूरा टाइम ही बदल गया था। तो पाणिनि ने प्रातःकाल उस मुर्गी ध्वनि को सुना, मुर्गे कुकू की ध्वनि को सुना। इस कुकू की, इस किसका? उस स्वर का बोध हो रहा है, यानी इस कुकू की सबसे पहले स्वर निकल के आ रहा है। तो पानी इस मुर्गे की प्रातःकाल उस मुर्गे की आवाज को सुना, और सुनने के बाद में सब उस स्वर का वर्गीकरण किया, और उस स्वर का वर्गीकरण के बाद में अन्य जितने भी वर्ण थे उन्हें सारे वर्णों का क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। तो इस आधार पर ये री अपवाद नहीं माना जाता है। यदि प्रश्न री के संबंध में पूछा जाता है कि री स्वर वर्ण है या फिर ये व्यंजन वर्ण है, तो री हमेशा क्या माना जाता है? स्वर वर्ण ही माना जाता है। और री सहित स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि कुछ ऐसे अध्यापक है या कुछ ऐसे विद्वान है, उन्होंने क्या कर रखा है कि स्वर वर्णों में ऐसा मान रखा है कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो इस आधार पर मूल स्वर इन्होंने 10 मान रखा है। री को मूल स्वरों में शामिल नहीं किया, क्योंकि री का कार्य वो परिभाषा के अनुसार नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अपनी व्याकरण की पुस्तक चलती है, उस पुस्तक के अनुसार यदि राजस्थान में कोई एग्जाम लगी तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न उसी पुस्तक के अनुसार ही पूछे जाएंगे। और उस पुस्तक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पुस्तक के अंतर्गत हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 11 ही मानी गई है। तो एक बार फिर से बात करते, पहले बात करते हैं स्वर वर्णों की। सामान्यतः मुख अपने आप उच्चारण, ये उच्चारण से बना है, और उच्चारण का अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मुख से अपने आप बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। ये अपने आप क्यों बोली जाती है? क्योंकि श्वास वायु की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? फेफड़ों से होती है। और इनका उच्चारण करने पर, इन ध्वनियों का जो स्वर वर्ण की ध्वनि है, इनका उच्चारण करने पर हमारे मुख में कोई रुकावट, बाधा या आपस में कोई संघर्ष पैदा नहीं होता है। इसलिए ये क्या मानी जाती है? स्वर वर्ण मानी जाती है।
और हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 माने जाते हैं, जिसमें ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ए, ऐ, ओ, अव को शामिल किया गया है। ठीक है, आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। वर्गीकरण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों की जो स्वर वर्ण की परिभाषा है, इस परिभाषा को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सामान्य परिभाषा की बात करी थी। सबसे पहले तो सामान्य परिभाषा थी कि मुख से स्वतः यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। अर्थात जो भी स्वर वर्ण की ध्वनि होती है उसका हम यदि उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने पर हमारे मुख में न तो रुकावट पैदा होती है, न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, और न ही हमारे मुख में किसी प्रकार का कोई जो सहायक अंग होते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात जो श्वास वायु फेफड़ों से उठती है वो सीधी मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई थी? 11 मानी जाती है। अब हम इन 11 स्वर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। 11 में ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और इन 11 स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कितने आधारों पर? 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। 5 में सबसे पहला है मात्रा काल के आधार पर। सबसे पहला है मात्रा काल के आधार पर। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर। अब हमारे सामने पहला प्रश्न यही निकल के आता है कि मात्रा किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? यहां पर देखो मात्रा लिखा हुआ है, आगे काल लिखा हुआ है। एक तरफ मात्रा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ काल लिखा हुआ है। इस काल का अर्थ समय होता है। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो इसका हम अंदाज लगा सकते हैं कि मात्रा का संबंध है, वो मात्रा का संबंध किससे हो सकता है? समय से हो सकता है, क्योंकि जो 11 स्वर वर्ण है और इन 11 स्वर वर्णों की मात्रा की हम बात करें तो ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ए को उदासीन स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए को क्या माना जाता है? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा नहीं होने के कारण ए को क्या माना गया? उदासीन स्वर माना गया। आ की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए की एक मात्रा, ऐ की 2 मात्रा, ओ की 1 मात्रा और औ की 2 मात्रा। ए की कोई मात्रा नहीं होती तो ये उदासीन स्वर माना जाता है। तो इस मात्रा का संबंध किससे? मात्रा का संबंध समय से हो सकता है। तो परिभाषा क्या हो गई कि 11 जो स्वर वर्ण है, कितने? 11 जो स्वर वर्ण है, इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, उच्चारण का अर्थ बोलना, 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर
उच्चारण करने पर लगने वाला समय, उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। उस वर्ण की क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। बात समझ में आई क्या? कि किसी भी वर्ण की, यानी 11 जो स्वर वर्ण है उनकी हम बात करें, 11 में से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब उसको बोल रहे हैं। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? उच्चारण का अर्थ बोलना होता है। तो 11 में से किसी भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। उस वर्ण का मतलब इसमें से हम जिसका भी उच्चारण कर रहे हैं, आ का उच्चारण कर रहे हैं तो आ में लगने वाला समय आ की मात्रा कहलाता है। यदि हम ई का उच्चारण कर रहे हैं तो ई में लगने वाला समय ई की मात्रा कहलाता है। हम यदि औ का उच्चारण कर रहे हैं तो औ में लगने वाला समय क्या कहलाता है? औ की मात्रा कहलाता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 11 जो स्वर वर्ण है, इन 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर सब में बराबर समय नहीं लगता है, हर वर्ण में अलग अलग समय लगता है। तो 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करें, यानी किसी को भी बोल रहे, चाहे ए को बोल रहे चाहे औ को बोल रहे, ठीक है, किसी का भी उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की, यानी जिसको हम बोल रहे उस वर्ण की क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ठीक है। मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के माने जाते हैं। किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर जो वर्ण है वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है हरीश्व स्वर, हरीश्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। एक है हरीश्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इस हरीश्व स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हरीश्व स्वर को क्या कहते हैं? एकमात्रिक स्वर, एकमात्रिक स्वर, या फिर इसे मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्वि का अर्थ 2, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और द्विमात्रिक स्वर के अलावा ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और एलडीसी में एक संधि स्वर के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से संधि स्वर कौन सा है, तो इसलिए इनको संधि स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। तो मात्रा काल के आधार पर, यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। तो समय के अनुसार जो मात्रा काल के अनुसार स्वर वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के माने जाते हैं। हरीश्व स्वर, हरीश्व स्वरों को एकमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसके अलावा इनको मूल स्वरों के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, इसके अलावा इनको संधि स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखो, यदि एक समझ में आ गया, हरीश्व स्वर समझ में आ गया, तो दीर्घ स्वर अपने आप समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर स्वर वर्णों को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समझने की आवश्यकता है। और यदि आपके समझ में आसानी के साथ आ गया तो कभी भी आप भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है। यदि अर्थ के आधार पर देखें तो हरीश्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। हमें यहाँ पर छोटा बड़ा याद नहीं रखना है। समय की बात हो रही है तो समय या तो कम होगा या फिर कैसा होगा? अधिक होगा। 2 ही प्रश्न निकल के आ रहे। तो यहां पर हमें इस हरीश्व का अर्थ निकालना है कम, और दीर्घ का अर्थ अधिक निकालना है। यदि आपको कम और अधिक याद है, परिभाषा हमारी तैयार हो गई। परिभाषा हम अपने अनुसार निकाल सकते हैं किसी भी आधार पर। आज तक की जितनी भी एग्जाम लगी हुई है, उस एग्जाम में हमें यह नहीं पूछा गया कि हरीश्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है।
हरिस्व स्वर के अंतर्गत जो वर्गीकरण में जो स्वर वर्ण आते हैं उनके बारे में हमें प्रश्न पूछा जाएगा। मात्रा के संबंध में हमें कोई प्रश्न कहते हैं किसे भाई हरिस्व स्वर किसे कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं कोई पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से हरिस्व स्वर कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, या फिर दीर्घ स्वर कौन सा है या फिर दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो कम और अधिक यदि हरिस्व का अर्थ हम कम लेकर पढ़ते हैं और दीर्घ का जो अर्थ है वो अधिक लेकर पढ़ते हैं, परिभाषा हमें अपने आप याद हो जाएगी कि 11 जो स्वर वर्ण है उन 11 स्वर वर्णों में बोलने में बराबर समय नहीं लगता है। 11 में से उच्चारण करने पर सब में बराबर समय नहीं लगता है। तो 11 में से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लगता है, क्या लगता है, कम से कम समय लगता है। हरिस्व का अर्थ क्या हो गया, कम। तो 11 में से सारे वर्णों में बराबर समय तो लगता नहीं, 11 में से तो कुछ वर्ण तो ऐसे होंगे जिनमें कम समय लगता है, और इन 11 में से जो भी वर्ण है उनमें यदि कम से कम समय लगता है तो क्या कहलाता है, हरिस्व स्वर कहलाता है। एक मात्रा का प्रयोग होने के कारण ये एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं और ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। जब हम किसी भी दूसरे जो वर्ण होता है जैसे व्यंजन वर्ण के साथ में यदि स्वर वर्ण को जोड़ते थे और जोड़ने के बाद में उनको वापस अलग अलग संख्या में गिनती करते हैं तो इन मूल स्वरों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये अपनी वास्तविक स्थिति में ही प्रकट होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। कि उच्चारण करने पर यदि इनमें से कुछ शब्द 11 जो स्वर वर्ण है उनमें से कुछ वर्ण ऐसे भी हैं उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लगता है तो हरिस्व स्वर, एक मात्रा का प्रयोग होने के कारण एक मात्रिक स्वर और अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में वो 4 मानी जाती है। 11 जो स्वर वर्ण है उसमें से ए, छोटी ई, छोटा उ और री, ए ई ऊरी, इन चारों स्वरों को हरिस्व स्वर कहते हैं, इन चारों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और इन चारों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमें प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, तो हमें 4 याद रखने कि 11 में से ए ई उ और इनका उच्चारण करने पर इनमें कम से कम समय लगता है, तब ये क्या कहलाते हैं, हरिस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ में बोलने में समय लगेगा लेकिन समय किससे ज्यादा लगेगा, हरिस्व स्वरों से ज्यादा लगेगा। तो कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण करने पर यदि हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगता है तो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। 2 मात्राओं का प्रयोग होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर, सॉरी द्विमात्रिक स्वर। और ये 2 स्वरों के मेल से, किनके, 2 स्वरों के मेल से बने हुए होने के कारण क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। और संधि में इनका उपयोग किया जाता है इसलिए ये क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, 11। 11 में से हरिस्व स्वर कितने, 4, बाकी कितने बच गए, 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 7 मानी जाती है। ए हरिस्व स्वर है तो आ क्या हो गया, आ दीर्घ स्वर हो गया। कि ए का उच्चारण करेंगे तो आ का उच्चारण करने पर ऐसे अधिक समय लगेगा, तो ए का उच्चारण करने में कम से कम समय लग रहा है तो आ का उच्चारण करने में हरिस्व से अधिक लग रहा है, सॉरी ए का उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लग रहा है तो आ का उच्चारण करने पर हरिस्व से दुगुना समय लग रहा है तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अधिक हमने यहाँ पर इसका अर्थ ग्रहण किया है तो आ क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। छोटी ई कम समय लगता है तो बड़ी ई में इससे अधिक लगता है तो क्या होगी, दीर्घ। छोटा हो इसमें कम समय लगता है तो बड़ा हो ज्यादा समय लगेगा। और इसके अलावा ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 स्वर क्या माने जाते हैं, ये 7 दीर्घ स्वर माने जाते हैं, ठीक है। इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं और इन्हीं को संधि स्वरों के नाम से जाना जाता है। कैसे, जैसे ए प्लस ए किसका निर्माण है, आ, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ओ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर ओ,
और ए प्लस ओ बराबर क्या हो गया, औ हो गया। ठीक है, तो यदि ए में कम समय लग रहा है, आ में कितना लग रहा है, ए में कम समय लग रहा है, आ में उच्चारण करने पर उससे अधिक समय लग रहा है। अब देखो यहां पर भी ए स्वर है और यहां पर भी क्या है, ए स्वर है। ए मिलाकर क्या बना है, ए प्लस ए बराबर क्या मिला है, आ मिला है। इसका मतलब ये भी स्वर वर्ण है और ये भी क्या है, स्वर वर्ण है। तो यहां पर देखो दो स्वरों के मेल से बना है। आ किससे बना है, दो स्वरों के मेल से बना है। कारण क्या कहलाता है, संधि स्वर कहलाता है। और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें किन का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यानी संधि के नियम है जो इसी आधार पर बदलते हैं कि संधि के अंतर्गत जो दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहलाती है, संधि। यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलने पर विकार उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विकार या कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 5 आधारों पर किया जाता है। और पहला कौन सा है, मात्रा काल। किसी भी वर्ण का, यानी 11 जो स्वर वर्ण है और 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लग रहा है, सॉरी, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के, हिंदी में 2 ही प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। 11 में से कुछ वर्ण ऐसे जिनका उच्चारण करने पर कम से कम समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर, एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है, एक मात्रिक स्वर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 माने गए। ए ई उरी, यदि हमें 4 हो गया, 11 में से बाकी कितने बच गए, 7, और उन 7 को किस में शामिल कर दिया, दीर्घ स्वर है। तो ए में कम समय लग रहा है, आ का उच्चारण करने पर इसे ज्यादा समय लगेगा, तो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने पर अधिक समय लगता है, यानी दुगुना समय लगता है, तो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। 2 मात्राओं का प्रयोग होने के कारण द्विमात्रिक स्वर, और 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, किनके मेल से, 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, तब संयुक्त स्वर। और संधि इन्हीं पर आधारित होती है, इनमें 2 शब्दों का जब ये मेल होता है, संयुक्त करते हैं, तब इनमें किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, तब ये क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा जो वर्गीकरण है, पहला मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, जिसमें पहला है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और दूसरा है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक या फिर अन्य अनुनासिक, निर्नुनासिक या फिर अन्य अनुनासिक। ठीक है, नासिक या फिर अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक स्वर की परिभाषा है, अनु का अर्थ होता है संयुक्त और आगे लिया लिखा हुआ है, नासिका लिखा हुआ है। अनु का अर्थ सहित, नासिका यानी नाक,
तो 11 जो स्वर वर्ण होते हैं इनका उच्चारण करने पर तो श्वास वायु तो केवल और केवल मुख से ही बाहर निकलती है। ठीक है, तो यदि इन वर्णों का जो 11 स्वर वर्ण है और इनमें से जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करने पर यदि श्वास वायु मुख एवं नासिका उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर कहलाता है। और एलडीसी के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वर वर्ण के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए, किसके लिए? स्वर वर्ण के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ में प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह का, अल्प विराम का, चंद्र बिंदु का या फिर अनुस्वार का। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो 11 जो स्वर वर्ण है उनका उच्चारण करने पर यदि श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है तब वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और श्वास वायु मुख एवं नासिका से तभी बाहर निकलेगी जब हम इन स्वर वर्णों के ऊपर किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो स्वर वर्ण के अनुनासिक रूप को, स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए इसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न एलडीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो 11 जो स्वर वर्ण है जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ, इन सब पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते ही क्या करते? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते ही जो श्वास है वो मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तब ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर ई के ऊपर तो ऐसे चंद्र बिंदु लगा नहीं लगा सकते, तो जिन पे चंद्र बिंदु नहीं लगाया जा सकता वहां पर अनुस्वार की बिंदी लगाई जा सकती है। ये लो, ठीक है, तो अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग करते श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलने लग जाती है, तब क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर कहलाता है। अब यहां पर देखो निर्नुनासिक या फिर अननुनासिक स्वर, निर्नुनासिक या इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो देखो एक हो गया नीर, हलंत लगाते इस र से ए निकल गया। क्या निकल गया? ए निकल गया। आगे क्या लिखा हुआ है? नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। यदि अनु का अर्थ सहित होता है तो निर का अर्थ क्या हो गया? रहित हो गया। क्या हो गया? रहित हो गया। अब यहां पर अननुनासिक और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? नासिका लिखा हुआ। देखो यहां से ए निकल गया, उसको आगे लगा दिया, ये क्या हो गया? अन अनुनासिक हो गया। तो निर और अन्न इन दोनों का अर्थ क्या होता है? रहित होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? नासिका लिखा हुआ। इसका मतलब उच्चारण करने पर नासिका का प्रयोग नहीं होता, श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है। क्या करती है? श्वास वायु केवल और केवल मुख से बाहर निकलती है, तब वो क्या कहलाते हैं? अननुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अननुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो ये 11 स्वर वर्ण है और इन 11 स्वर वर्णों में यदि हम चंद्र बिंदु का प्रयोग सीधे जो होते हैं जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और ओ, औ, इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकल रही है। तो 11 जो मूल स्वर होते हैं, 11 जो मूल स्वर होते हैं, इन मूल स्वरों को किसके नाम से पुकारा जाता है? निम्नुनासिक या फिर अननुनासिक स्वरों के नाम से जाना जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यदि हमें एक याद हो रहा है, दूसरे को याद करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा अपने आप ही याद हो रहा है। ठीक है,
तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं, एक होता है अननुनासिक और दूसरा होता है निम्नुनासिक। यदि 11 जो स्वर वर्ण है उनका हम उच्चारण कर रहे हैं और उन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करने पर श्वास वायु मुख्य एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, और दोनों से बाहर निकलती है तब वह क्या कहलाते हैं, तब वह अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और केवल मुख से बाहर निकलते हैं, इसका मतलब मूल स्वर जो 11 है उनका उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकल रही है, तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो निम्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा है जीव्या के, जीव्या के उत्थापित या कंपन के आधार पर, जीव्या के उत्थापित आधार पर है। ठीक है, उत्थापित का अर्थ यह हो सकता है कि हम 11 जो स्वर वर्ण है या फिर अन्य कोई वर्ण है, यदि हम उनका उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने के बाद में क्या हमने ऐसा देखा है कि हमारी जीव्या है वो एकदम से सीधी रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जीव्या में मुख के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है, तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर जीव्या का एक बार ऊपर उठना या फिर नीचे गिरना, या फिर वर्ण का उच्चारण करने पर जीव्या में किसी प्रकार का कोई कंपन वगैरह होता है, क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, तो जीव्या के उत्थापित या कंपन के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 में सबसे पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्य स्वर, पश्य स्वर। तो जीव्या में कंपन के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के माने जाते हैं। यहां पर हमें यदि एक परिभाषा याद हो रही है, दोनों की परिभाषा, बाकी जो 2 बच के इनकी परिभाषा अपनी याद हो जाएगी। ठीक है, अगर का अर्थ क्या होता है, आगे। तो उच्चारण करने पर यानी 11 जो स्वर वर्ण है उनमें से किसी भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में, आगे वाले भाग में अधिक कंपन होना, अधिक कंपन होना। ठीक है, 11 जो स्वर वर्ण है और इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो जीव्या के जो अग्र मध्य और पश्य तीनों भाग हैं उनमें कंपन तो होता है। यदि 11 में से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है तो वो अग्र माना जाएगा, बीच वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है तो वो मध्य माना जाएगा, और पश्य, पश्य का अर्थ होता है जड़ वाला भाग, जहां से अपना गला और जीव्या जैसे उगी हुई सी लगती है हमें, तो वो पश्य वाला भाग है ना, तो जीभ का जड़ वाला भाग। तो यदि पश्य यानी पीछे या जीभ के जड़ वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो क्या कहलाता है, पश्य स्वर कहलाता है। तो एक परिभाषा हमें याद हो रही है, दोनों की परिभाषा अपने आप याद हो रही है। अग्र का अर्थ क्या होता है, आगे होता है, आगे इसका मतलब हमारे आगे तो हो नहीं सकता, जीव्या के आधार पर है, तो जीव्या के आगे वाले भाग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जीव्या के आगे वाले भाग की। तो 11 जो स्वर वर्ण है इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो अग्र कहलाता है, मध्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो मध्य स्वर कहलाता है, और जीव्या के जड़ यानी पश्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो पश्य स्वर कहलाता है। ठीक है, अब हमें ऐसा इसे याद करने की कोशिश करते हैं, रट कर याद करते हैं, तो रट कर किसी भी विषय वस्तु को हम याद करते हैं तो वो हमारी मेमोरी से जल्दी गायब हो जाती है। यदि हम उसको अर्थपूर्ण तरीके से समझ कर याद करते हैं तो वो लंबे समय तक ही याद रहती है और ऐसा ज्ञान स्थायी भी होता है।
परीक्षा में ऐसा प्रश्न यदि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के आधार पर यदि कोई प्रश्न पूछ ले भाई ये हरिस्व है, दीर्घ है या फिर अग्र है, मध्य या पश्च है, तो वहां पर याद नहीं रही तो बोल के देख लेना 11 जो स्वर वर्ण है जहां पर भी जो जीवा का भाग है वहां पर टकराता है वही उसका अंग मान लिया जाता है। तो अगर 11 में से देखो ए आ ई उ री, री की बात करें तो री में भी क्या हो रहा है, ई ए आई और री, ई ई ए आई और री, ठीक है। ई ए आई री, इसका इनका उच्चारण करने पर ये जो 5 वर्ण है इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु जीवा के आगे वाले भाग में टकराती सी महसूस हो रही है, हमें कंपन का सा महसूस करवा रही है। जैसे ई ए आई और री, इनका उच्चारण आप करके देखिए, आप एक बार बोल के देखिए, बोलिए ई ए आई और री, ऐसा यदि उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा के आगे वाले भाग में ही कंपन हो रहा है। इसका मतलब ये 5 स्वर क्या माने जाते हैं, अग्र स्वर। अब 5 है, 11 में से 5 निकल गए, कितने बचे, 6 बचे। 6 में से मध्य यानी बीच वाला ये एक ही स्वर है, एक कौन सा, ए का उच्चारण करें तो जीवा के बीच वाले भाग में यदि हमें कंपन होता सा दिखाई देता है, अर्थात जो श्वास वायु जीवा के बीच वाले भाग में स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। अब हमें 2 याद हो गए, बाकी जो बच गए वो अपने आप ही किसमें शामिल हो गए, पश्च स्वरों के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है और उनका उच्चारण करने पर जीवा का जो जड़ वाला भाग है उसी में कंपन होता है। जैसे आ का आप उच्चारण करके देखिए एक बार, बोलिए आ का उच्चारण करें, और आ का उच्चारण करने पर कंपन कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में हो रहा है। इसके अलावा उ इनका उच्चारण करने पर एक कंपन कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में। और इनके अलावा ओ और औ, तो आ उ ओ औ, इनका उच्चारण करने पर कंपन कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में हो रहा है। तो जीवा के जड़ जीवा के जो अग्र मध्य और पश्च वाले भाग में जिस वर्ण का भी उच्चारण करे वहां पर एक कंपन हो रहा है, उन वर्णों को उन्हीं के भाग में शामिल कर दिया जाता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि जीवा के उत्थापित या कंपन के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा, अग्र स्वर। 11 स्वर वर्ण है, उनमें से उच्चारण करने पर जीवा के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर। उच्चारण करने पर मध्य वाले भाग में कंपन हो रहा है तो क्या कहलाता है, मध्य स्वर। एक ही स्वर है ए। अग्र स्वर 5 है, ई ए आई और री, इनका उच्चारण करने पर जीवा का आगे वाला भाग में श्वास वायु से स्पर्श कर रही है या फिर कंपन हो रहा है। आप बोल के देख लीजिए, प्रश्न हमारा कभी गलत नहीं होगा। पश्च यानी जड़, उच्चारण करने पर जहां से ऐसा लगता है कि जीवा उगी हुई है या फिर कंठ वाला भाग है वहां पर अधिक कंपन होता है या फिर वहां पर ही श्वास वायु स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाता है, पश्च स्वर। आ ओ औ, इनका उच्चारण करने पर जो स्पर्श है वो कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में ही कंपन हो रहा है तो ये क्या कहलाते हैं, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ठीक है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर।
दूसरा है अवृत्ताकार या अवृतमुखी स्वर, अवृत्ताकार या फिर अवृतमुखी स्वर। वर्ताकार मतलब गोल सा। ए का अर्थ होता है नहीं, आगे क्या लिखा हुआ है वर्ताकार, इसका मतलब यहां पर वर्ताकार नहीं हो रहे, ओष्ठ ओष्ठ की बात हो रही। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर क्या 11 जो स्वर वर्ण है और इन 11 जो स्वर वर्ण है इनका यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या इनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार भी आगे पीछे ऊपर नीचे या फिर हमारे जो ओष्ठ है वो गोल से हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं उच्चारण कर रहे हैं हम और ओष्ठ हिल ही नहीं रहे। जब अपने आप ही धीरे धीरे जैसे कहीं पर जा रहे होते हैं फिर भी हम बड़बड़ाते रहते हैं तो भी हमारे ओष्ठ है वो शांत नहीं रहते, हिलते रहते हैं। तो वृत्ताकार है यानी गोल जैसा, एकदम गोल तो नहीं होता लेकिन गोल जैसा हो जाता है। तो 11 जो स्वर वर्ण है, इन 11 स्वर वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे भी है जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल सा यानी गोल जैसा, गोल सा मतलब गोल जैसा। 11 जो स्वर वर्ण है, इन 11 जो स्वर वर्ण है इनमें से कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर, क्या करने पर, उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल सा यानी गोल जैसा हो जाता है। तो क्या कहलाता है, वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ए का अर्थ होता है नहीं, आगे लिखा हुआ वर्ताकार, इसका मतलब गोल सा नहीं होता। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल सा नहीं होता। गोल सा नहीं होता है तो फिर ओष्ठ कैसे होते हैं, या तो ऊपर नीचे होने लगते हैं या फिर आगे पीछे होने लगते हैं, तब वो क्या कहलाता है, अवृत्ताकार या फिर अवृतमुखी स्वर कहलाता है। तो इन 11 में से हमें बोल के देख लेना है, जैसे ए आ ई उ, लेकिन उ का नाम लेते ही क्या ओष्ठों का आकार गोल सा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, छोटा उर और बड़ा हो गया। ए आई री में नहीं हो रहा है ए आई, लेकिन ओ औ बोलने पर क्या वापिस गोल जैसा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा। आप बोल के देखिए, ये ओ और ये क्या हो गया औ। तो उ और ओ अव का यदि हम उच्चारण करें, छोटा और बड़ा उ दोनों और अव का उच्चारण करें तो हमारे ओष्ठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल सा यानी गोल जैसा हो रहा है। गोल जैसा हो रहा है तो कौन से हो गए, वृत्ताकार हो गए। अब बाकी एक याद हो गया भाई, 4 स्वर वर्ण है, ये 4 वृत्ताकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वृत्ताकार। बाकी कितने बच गए, 7 बच गए। तो हमें ये वृत्ताकार के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है और ये 4 याद हुए, इसका मतलब हमें वृत्ताकार स्वर यदि याद हो गए तो अवृत्ताकार अपने आप याद हो जाएंगे। अब कौन कौन से बच गए देखो, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई और री, इसके अलावा ए और आई। इनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, या तो आगे पीछे हो रहा है या फिर ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ए आ तो ऊपर नीचे हो रहा है, ई फिर आगे पीछे हो रहा है, री में कंपन सा हो रहा है, ए अलग हो रहा है, आई में फिर अलग हो रहा है। तो ओष्ठों का आकार ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, तब वो क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार या फिर अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। तो ओष्ठों के गोलाई के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। वृत्ताकार मतलब 11 जो स्वर वर्ण है इनमें से 4 वर्णों का उच्चारण करने पर, ओ उ ओ अव का उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल सा हो रहा है, तब वो वृत्ताकार। गोल सा नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, अवृत्ताकार हो गया। ठीक है, एक बार उतारे आप इसको। हो गया सबका, ठीक है। पांचवा है मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर वर्ण
4 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के माने जाते हैं। 4 प्रकार के। 4 में सबसे पहला है संवरित स्वर। संवरित स्वर। दूसरा है अर्ध संवरित स्वर। अर्ध संवरित स्वर। तीसरा है विवरित स्वर। विवरित स्वर। और चौथा है अर्धविवरित स्वर। अर्धविवरित स्वर। तो मुख्य आकृति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के माने जाते हैं? जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर, विवरित स्वर और अर्धविवरित स्वर। संवरित की जो परिभाषा है कि 11 जो स्वर वर्ण है इनका उच्चारण करने पर मुख्य सबका उच्चारण करने पर बराबर तो नहीं खुलता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख अधिक खुलता है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका मुख्य उच्चारण करने पर मुख कम खुलता है। ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख केवल न के बराबर ही खुलता है और कुछ वर्णों का उच्चारण करने पर पता ही नहीं चलता है। तो इस आधार पर मुख खुलने के आधार पर ये जो स्वर वर्णों के 4 आधार माने गए। संवरित स्वर, संवरित की परिभाषा है उच्चारण करने पर मुख का कम से कम अर्थात न के बराबर खुलना। मुख का कम से कम खुलना। मुख का कम से कम या फिर न के बराबर। 11 जो स्वर वर्ण है और इनका उच्चारण करने पर यदि मुख कम से कम अर्थात न के बराबर खुल रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो संवरित स्वर कहलाता है। यहां पर लिखा हुआ है अर्ध। अर्ध का अर्थ होता है आधा। आगे क्या लिखा हुआ है? संवरित। इसका मतलब संवरित से भी कम खुलता है, संवरित से आधा खुलता है। संवरित स्वर में उच्चारण करने पर कम से कम खुल रहा है, हो सके उतना कम से कम खुल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, श्वास वायु बाहर निकल रही है मुख से और उच्चारण अपने आप हो रहा है। तो यदि संवरित से कम खुलता है तो वो अर्ध संवरित। उच्चारण करने पर मुख यदि सर्वाधिक खुलता है, ठीक है, सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है तो वो क्या कहलाता है? विवरित। यहां पर अर्ध लिखा हुआ है, आगे विवरित लिखा हुआ है, इसका मतलब विवरित से कम खुल रहा है, विवरित से कम खुल रहा है उच्चारण करने पर, तो ये क्या कहलाता है? अर्धविवरित स्वर कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूं कि जो 11 स्वर वर्ण है, इन 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर मुख बराबर नहीं खुलता है। ठीक है, किसी वर्ण का उच्चारण करने पर कम खुलता है, किसी का उच्चारण करने पर अधिक खुलता है। तो 11 जो स्वर वर्ण है इसमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुल रहा है अर्थात न के बराबर ही खुल रहा है तो वो संवरित स्वर कहलाता है। अर्ध संवरित, अर्ध का अर्थ होता है आधा, आगे संवरित लिखा है, इसका मतलब संवरित से कितना? उससे भी कम खुलेगा। विवरित सबसे अधिक। 11 में से कुछ वर्ण ऐसे भी उच्चारण करने पर यदि मुख सर्वाधिक खुल रहा है तो विवरित है। और आगे क्या लिखा हुआ है? अर्धविवरित। अर्ध का मतलब आधा और विवरित लिखा हुआ है, विवरित से भी कम खुलता है तो क्या कहलाता है? तब वह अर्धविवरित स्वर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे संवरित जो स्वर होते हैं, संवरित स्वरों की बात करें तो जैसे ई, ए, ऐ और री। आप इन 5 स्वरों को बोल के देखिए, 5 स्वरों को बोल के देखिए, ई, ए, ऐ और री, पता ही नहीं चल रहा है। आप बोलिए तो सही, देखिए एक बार उच्चारण करके तो देखिए, ई, ए, ऐ। इनका उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुल रहा है। क्या हो रहा है? मुख कम से कम खुल रहा है, तो कम से कम खुल रहा है तो ये क्या माने जा रहे हैं? ये संवरित स्वर। अर्ध संवरित स्वर 2 होते, ए, ओ। इनको बोल रहे तो एओ, ऐसे पता ही नहीं चल रहा एओ। एक बार फिर से बोल के देखिए एओ। तो ये जो 2 स्वर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इनको उच्चारण करने पर संवरित से भी मुख कम खुल रहा है तो ये
अर्धस्रावरी स्वर, एक स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करने पर मुख सर्वाधिक खुलता है। आ का उच्चारण करिए आप, आ ऐसे बोलिए, देखिए जोर से, आ का उच्चारण कर रहे हैं और आ का उच्चारण करने पर मुख सर्वाधिक खुल रहा है, तो ये विवृत कहलाता है। अब हमें इतना याद रखना है कि जो भी बच गए वो क्या कहलाते हैं, जैसे ए, इसके अलावा उ, ठीक है, उ, और इसके अलावा औ, ए, उ और ओ। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। तो जो मुख खुलता है उस मुख खुलने के आधार पर भी ये जो स्वर वर्णों का प्रकार है वो कितने माने जाते हैं, वो 4 माने जाते हैं। ठीक है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, गलत हो गया है ना, ई और ओ, ए, आई और औ, ई उ और री, यदि इनका हम उच्चारण करें तो इनका उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुल रहा है। ए का उच्चारण करने पर इस समर से थोड़ा कम खुल रहा है। आ का उच्चारण करने पर सर्वाधिक खुल रहा है। और अर्धविवृत में ऐ औ, ऐ और औ, इनका उच्चारण करें तो इस आ से कम खुल रहा है, तो ये क्या माने जाते हैं, अर्धविवृत माने जाते हैं। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम देखो बहुत ही सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से इन स्वर वर्णों की सारणी बनाते हैं। स्वर वर्णों की समेकित सारणी। वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रही है, जैसे पीछे की, जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट की, और जो एग्जाम वगैरह हुई थी, एलडीसी की एग्जाम हुई थी, उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक एक विकल्प में भी एक से अधिक, एक स्वर वर्ण के बारे में एक से अधिक विकल्प देके भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो प्रश्न किस आधार पर पूछे जा रहे हैं, यदि ये सारणी हमें याद हो गई तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और याद भी हमें आसानी के साथ में हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, फिर यदि आपने एक से अधिक बार, एक दो बार अपने आप घर पे भी प्रयास कर लिया तो ये सारणी आसानी के साथ में याद हो जाएगी। और याद होने के बाद में आप जीवन में कभी इन स्वर वर्णों को वापस भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है इधर क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, इसके आगे लिखना है मूल स्वर, मूल स्वर। मूल स्वर के आगे हमें लिखना है वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण था, वो पहला जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था, मात्रा काल के आधार पर था। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर था, उच्चारण के आधार पर था। तीसरा जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर था, जीव्या के कंपन के आधार पर था। चौथा जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर था। और पांचवा जो वर्गीकरण था वो किस आधार पर था, वो मुख्य आकृति के आधार पर था। तो
मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे? कर्म लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कर्म लिख दिया। कर्म में लिखने के बाद में हम इन सब की एक सारणी बना लेते हैं, कोई भी वर्ण आगे पीछे नहीं होगा फिर, ठीक है। ये एक सारणी सी बना लेते हैं। ठीक है। ये हमारी सारणी बनके तैयार हो गई है। नीचे वाला बाकी जो बचा इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। अब जो मूल स्वर थे, मूल स्वर कितने थे? 11। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, और ये क्या हो गया? औ हो गया, ठीक है। अब मात्रा काल के आधार पर हमने पढ़ा था कि मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हरिस्वर स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हरिस्वर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? ए हरिस्वर, यहां पर क्या लिख दिया हमने? हरिस्वर लिख दिया। छोटी ई भी क्या है? हरिस्वर, यहां पर भी क्या लिख दिया हमने? हरिस्वर लिख दिया। छोटा वो भी क्या है? हरिस्वर, तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया? हरिस्वर लिख दिया। और री, ये क्या लिख दिया? हरिस्वर, यानी ए, ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं हरिस्वर। अब इस सारणी में हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बाकी जो 7 वर्ण बच गए वो क्या हो गए? वो दीर्घ हो गए। तो यहां पर सा की जगह जो बच गई वहां पर क्या लिख देंगे? हम दीर्घ लिख देंगे। क्या लिख दिया? दीर्घ लिख दिया। ठीक है। फिर पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। चंद्र बिंदु किसी पर भी लगा हुआ नहीं है, तो अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। मूल स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता ही नहीं है, तो सारे के सारे स्वर क्या कहलाते हैं? सारे निर्नुनासिक कहलाते हैं। अनिर्नुनासिक, सारे निर्नुनासिक कहलाते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। जीवा के उतापीय आधार पर 3 प्रकार के माने जाते हैं, अगर, मध्य और पश्चे। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जीवा के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है। ई, ई, ए, री, इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है। तो ये ई, ये अगर हो गया, ये भी अगर हो गया। ए, ऐ और री, ये अगर हो गया, ये भी अगर हो गया और ये भी अगर हो गया। मध्य केवल है, ये क्या हो गया? ये मध्य हो गया, ठीक है।
बाकी बच गए 2 याद हो रहे, बाकी बच के सारे कौन से हो गए, सारे अपने आप पस से हो गए, यानी जड़ स्वर। सब में क्या लिख देते, पस से स्वर लिख देते। ओष्ठों के गोलाई के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के थे, 2 ही प्रकार के थे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल सा हो जाता है तो वृत्ताकार। वृत्ताकार कितने थे, 4 थे, उ और ओ क्या थे, ये वृत्ताकार हो गया, ये क्या हो गया, ये भी वृत्ताकार, और ओ और औ ये वृत्ताकार, और ये भी क्या हो गया, वृत्ताकार। 4 याद हो गए। बाकी जो बच गए, अब जहां पर भी खाली स्थान दिख रहा है वहां पर हमें क्या लिख देना है, बाकी बच गए वो सारे के सारे क्या हो गए, सारे अवृत्ताकार हो गए, सारे अवृत्ताकार हो गए। ये अवृत्ताकार हो गए। मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। पहला कौन सा था, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत और अर्धविवृत। संवृत स्वरों की संख्या कितनी थी, 5 थी। उच्चारण करने पर मुख का भाग कम से कम खुलता है, तो ई उ और री। जैसे ये संवृत लिख दिया, इसके नीचे वाला संवृत, ये भी संवृत, ये भी संवृत और ये भी संवृत। आ की तो आ के विवृत, ए अर्धविवृत। इसके अलावा ए अर्ध संवृत, ठीक है, ओ ये भी अर्ध संवृत, आई अर्धविवृत, और औ भी क्या हो गया, अर्धविवृत हो गया। अब वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न इसे सारणी के आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न में बात करते हैं एक प्रश्न की, कि जैसे ए दे दिया और ए देकर इस ऐसे प्रश्न बना दिया कि ए का सही उच्चारण स्थान है, ए का सही उच्चारण स्थान है, तो ए हरिस्व भी है, ए निर्नुनासिक भी है, ए मध्य भी है, ए अवृत्ताकार भी है और अर्धविवृत भी है। तो इनमें से 4 विकल्प दे देगा, हरिस्व दे दिया, निर्नुनासिक दे दिया, मध्य दे दिया और अवृत्ताकार दे दिया। ऐसे ये पहले विकल्प में ये 4 विकल्प हो गए, दूसरे में हर्स्व दे दिया, दीर्घ दे दिया, पश्च दे दिया, फिर विवृत दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो इस आधार पर वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। और इस सारणी को यदि आप 1 से अधिक बार प्रयास करोगे तो आसानी के साथ में यादें हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। व्यंजन वर्णों का जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।